सत्य नडेला, पराग अग्रवाल और शांतनु नारायण और ऐसे न जाने कितने भारतीय आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय होने के अलावा इन सभी में एक बात बड़ी कॉमन है, और वो ये कि ये किसी भी तरह इंडियन एजुकेशन सिस्टम के इस ट्रैप का हिस्सा नहीं रहे, या फिर समय रहते उससे अलग हो गए। और इन सभी काबिल लोगों ने सिर्फ इसलिए इंडिया को छोड़कर बाहर जाकर अपनी एजुकेशन पूरी की क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन आर्किटेक्चर इन्हें बेहतर विकल्प नहीं दे पाया। डॉली चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, अरविंद मेरा साथी या फिर सुपरस्टार पुनीत और उनके जैसे और भी इन्फ्लुएंसर्स, आप भले ही उन्हें पसंद करें या ना करें, ये सभी इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि वो इस एजुकेशन ट्रैप में कभी फंसे ही नहीं। और ये सब इस सिस्टम से निकले हुए वो रोबोट्स नहीं हैं जो किसी का थोपा हुआ ऑर्डर फॉलो करते हैं। एक्चुअली दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। वो अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उनके पास अपना पूरा क्रिएटिव फ्रीडम है, जो इस सिस्टम से निकलने वाले मेरे और आपके जैसे डिग्रीधारियों के पास नहीं है। दिस कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम इज और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद एक टीचर रहा हूं और मैंने ढेर सारे स्टूडेंट से बात की है, और आप आज खुद भी अपने आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति से अगर ये सवाल पूछेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि इस देश को सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेट्स चाहिए। क्यों हमारे पास आज भी ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे करियर में हमें गाइड कर सके? क्यों हमारी कंट्री के अंदर बेटर करियर काउंसलर्स का अभाव है? आज भी 90% युवाओं को ये नहीं पता कि वो जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं या जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हैं वहां वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि अगर एक्स स्टूडेंट साइंस में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वाई स्टूडेंट भी साइंस में अच्छा होगा। हो सकता है उसे म्यूजिक पसंद हो या फिर कोई खेल खेलना, लेकिन यहीं आकर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली फेल हो जाता है, क्योंकि वो वाई जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं करता। Albert Einstein once said that everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. और sadly ये हमारा आज का सच है, क्योंकि हमारा पूरा समाज एक स्टूडेंट को सिर्फ उसके मार्क्स के बेसिस पर जज करता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या बेहतर एजुकेशन सिस्टम पर आपका हक नहीं है? क्या आप एक बेहतर हेल्दी सिस्टम डिजर्व नहीं करते? और आखिर इसका ये हल हुआ कैसे? और ऐसा क्या है कि ये पूरा सिस्टम कोई नोबल लॉरियट नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट स्लेवरी पैदा कर रहा है? और क्या वाकई में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सड़ चुका है कि इसको उखाड़ फेंकना ही एकमात्र विकल्प है, या फिर अभी भी कोई चेंज किया जा सकता है? चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे एजुकेशन ट्रैप के सेंटर में आप हो? क्योंकि इसकी शुरुआत तो आपके बचपन से ही हो गई थी। कैसे? आइए समझाता हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपको अपनी क्षमता के हिसाब से एक अच्छे स्कूल में डाला और आप हमेशा से एक अच्छे और नेक स्टूडेंट की तरह टाइम पर अपना असाइनमेंट खत्म करते रहे, पूरे साल मोर देन 75% अटेंडेंस मेंटेन करते रहे और अच्छे मार्क्स के साथ एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए मारामारी भी की, ताकि आपके पास एक कागज के टुकड़े से बनी डिग्री हो जिस पर चंद लोग ये फैसला लिख चुके हैं कि आपके कितने मार्क्स है और अब आप किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लायक हो, और इसी के बेस पर आपको आगे चल के एक जॉब ऑफर की जाएगी ताकि आप ढेर सारा पैसा बनाकर आराम से रिटायर हो पाओ। बट वेट, दैट्स व्हाट यू थिंक, बिकॉज सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत है। एक डिग्री लेकर जब आप बाहर निकलते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि जिस डिग्री को लेकर आप चौड़ में घूम रहे हो वैसी काबिलियत और सर्टिफिकेट तो 99.9% युवाओं के पास है, लेकिन मार्केट में ना तो उतनी नौकरियां हैं और ना ही वैसा काम, क्योंकि आपको आज तक जो भी पढ़ाया गया, जो भी सिखाया गया, वो सभी कंप्लीटली आउटडेटेड है और उसके बेस पर आपको कोई काम कभी मिल भी नहीं पाएगा। और फिर आपके साथ वो होता है जो आज ज्यादातर युवाओं के साथ हो रहा है। सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, समय पर एडवर्टाइजमेंट आएगी, समय पर वैकेंसी क्लियर होगी, हम भी नौकरी में आएंगे। लेकिन हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 by 1 डिग्री लेते गया और मैंने अलग अलग डिग्री लिया। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? ज़िंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आप अपने घर वालों और समाज के प्रेशर में आकर अपने सेल्फ एस्टीम को लो कर लेते हो और सेल्फ डाउट से घिरे आप हमेशा अब यही सोचते हो कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि मेहनत में तो आपने कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन शायद सच कुछ और है दोस्त, क्योंकि आपको अब तक ये पता ही नहीं है कि ये पूरा सिस्टम आपको इसी तरह फेल होने, मजबूर, लाचार और गरीब बने रहने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम चाहता है कि आप अपनी पूरी लाइफ कोई छोटा मोटा काम या कम तनख्वाह वाली नौकरी करने में बिता दो और इस हायरार्की में ऊपर रहने वाले कुछ लोगों के ओबीडिएंट बनकर उनकी गुलामी करते रहो, क्योंकि अगर आपने अदर साइड ऑफ लाइफ देख लिया तो आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी लेट 1800 में, जब इस पूरे यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया था और इसे नाम दिया गया द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, जिसे कुछ सुपीरियर लोगों ने पर्शियन आर्मी को नेपोलियन की आर्मी से हारने के बाद अपने सोल्जर्स के लिए बिल्ड किया था। एक ऐसी फौज जो एक माइंडलेस ओबीडिएंट सोल्जर्स की तरह बिहेव करे और किसी भी सूरत में सिर्फ और सिर्फ अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करे।
और बस आगे चलकर यही सिस्टम हमारे एजुकेशन आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गया, जहाँ एक 7-8 साल का बच्चा 14-15 साल की उम्र तक ऐसे सिस्टम को सीखे जिसमें वो बिना कोई सवाल किए सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करता है जो उससे कही जाती है। और ये सिस्टम जिंदगी भर के लिए उस छोटे बच्चे के दिमाग में इस कदर फिट हो जाता है कि वो अपनी बची कुची लाइफ का हर एक डिसीजन उसी आधार पर लेता है। दरअसल हमारे समाज में सन 1700 से लेकर 1900 के बीच में एक और बड़ा बदलाव हुआ, और वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक ऐसा युग जहां अब मशीनों का राज था। ग्लोबल होती इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और हजारों फैक्ट्रियों को सेटअप करना चाहती थी, क्योंकि किसी भी काम को करने में जहां एक इंसान को कई दिन और महीने लगते थे, वही उसी काम को अब मशीनें कुछ ही घंटों में पूरा कर सकती थी। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा पैसा। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर एक फ्लॉज था, और वो ये कि विश्व की ज्यादातर आबादी अपना खुद का व्यवसाय या खेती करती थी, और बाकी के लोग बार्टर सिस्टम पर भरोसा करते थे, यानी कि एक्सचेंज एंड ट्रेड्स ऑफ गुड्स। ऐसे में फैक्ट्रियों में काम करने वालों की बेहद कमी थी, और फिर प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले भी कम थे। और बस इसीलिए हायरार्की में ऊपर बैठे कुछ लोगों ने इस पूरे पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को मल्टीपल कंट्रीज में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ताकि आगे आने वाली पूरी जनरेशन मानसिक रूप से उनकी गुलाम बनी रह सके, और उन्हें हमेशा यही लगे कि वर्किंग फॉर समवन इज द ओनली ऑप्शन दे हैव। भारत में इसे स्थापित करने में सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाई इस एक व्यक्ति थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने, जिसको शायद आप लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जानते हो। मैकॉले जब भारत आया तो वो भारत में बहुत जगह घूमा, और उसने देखा कि यहाँ सदियों से गुरुकुल नाम का एक पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर चलता है, जहाँ बच्चे नेचर के करीब रहकर अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई करते हैं, और वो वही सीखते हैं जो आगे चलकर लाइफ में उनके काम आए। अपनी खेती, अपना आयुर्वेद, अपनी एस्ट्रोलॉजी, और वो भी इतने सटीक और वैज्ञानिक तरीके से कि जहाँ इस पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को बाकी दुनिया 200 या 300 साल पहले ही जान पाई है, वहीं भारतीय लोग पिछले कई हजार सालों से अपने दिनों के नाम तक उन प्लेनेट्स के नाम के ऊपर रखते हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। भारतीय इतने सभ्य हैं कि वो चाणक्य के समय से राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। उनके पास वेद हैं, पुराण हैं, काव्य हैं, महाकाव्य हैं, संगीत, शल्य चिकित्सा, और यहाँ तक कि गैलेक्टिक सिस्टम की गणनाओं के लिए हिंदू पंचांग भी है। और ये सब देखने के बाद ब्रिटिशर्स अच्छे से जानते थे कि जब तक भारत का ये गुरुकुल सिस्टम चलता रहेगा, तब तक भले ही वो कुछ समय के लिए भारत में टिक जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को गुलाम बनाए रखना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैकॉले के जरिए सन 1835 में पहली बार इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 को लाया गया। भोले भाले लोगों को अंग्रेजी के जरिए आधुनिक कोट पैंट पहनने वाला और मोटर कारों में चलने वाला बनने का लालच दिया गया। उन्हें अंग्रेजी भाषा की आधुनिकता समझाई गई। उन्हें बताया गया कि वो कितने अनपढ़ और तुच्छ हैं, क्योंकि वो इंग्लिश जैसी एडवांस भाषा को पढ़ लिख या बोल नहीं पाते, और उसके लिए उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ेंगी। नए नए कानून लाकर गुरुकुलों की पब्लिक फंडिंग को रोक दिया गया, और उन्हें पैसे और दान के अभाव में जानबूझकर नष्ट होने दिया। और धीरे धीरे एक सरकारी दफ्तर से लेकर पुलिस और फौज में भारतीयों को नौकरियां मिलने लगी, लेकिन कभी भी उन्हें इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नहीं रखा गया। कुछ ही सालों में हर वो नौकरी पेशा व्यक्ति जो उनके लिए नौकरी कर रहा था, आज उनके हर ऑर्डर को अपनी ड्यूटी मानने लगा। नतीजतन आजादी के नाम पर मिला उसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आज भी ये जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि जहां भी कहीं हम किसी अंग्रेज को देखते हैं या उससे मिलते हैं, तो उसे अपने आप से बेहतर मान लेते हैं। हमें लगता है कि वो हमसे ज्यादा काबिल है और हम तुच्छ, क्योंकि शायद वो बेहतर अंग्रेजी बोलता है, इसलिए वो ज्यादा जानता होगा। लेकिन वास्तविकता में ये बस एक इमोशन है जिसे हमारे लोगों पर इतना ज्यादा थोपा गया कि आज ये हमारे डीएनए का हिस्सा है। हम साइकोलॉजिकली अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को ज्यादा एजुकेट मानते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यही तो असली सबवर्जन है। आपके माँ बाप या शायद आपने अपने बच्चे को हमेशा बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सपना देखा, ताकि उसे पढ़ लेकर एक बड़ी जॉब मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? पहले तो उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसे जॉब मिली नहीं, और फिर जब वो एक सरकारी जॉब की तरफ भागा तो वहाँ भी ज्यादातर उसके हाथ कुछ आया नहीं, और अगर कोई छोटी मोटी जॉब मिल भी गई तो उसने एक छोटी तनख्वाह से शुरुआत की, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको इंडिपेंडेंट बनना कभी सिखाया ही नहीं। They all have only one goal कि कैसे इस इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल, ओबीडियंट एंड चीप लेबर प्रोवाइड की जा सके। और चलिए, अपनी उम्र के कई साल रगड़ने के बाद अगर आपको किसी बड़े शहर में अच्छी नौकरी मिल भी गई, तो उस शहर में रहने के लिए आपको एक छत भी चाहिए और काम पर जाने के लिए गाड़ी भी। तो इसके लिए पहले आप एक होम लोन लेते हो और उसके बाद एक कार लोन, क्योंकि आपको सोसाइटी में स्टेटस भी तो मेंटेन करना है, वरना सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग आपको पिछड़ा हुआ मानेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि अंग्रेज माना करते थे। एंड देन ऐसा करते करते एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आपकी सैलरी तो हमेशा हैंड टू माउथ ही रही। महीने के महीने आपके पास पैसे आते तो रहे, लेकिन हाथ में कुछ बचा नहीं। महंगे फोन, नई नई कार्स, कंज्यूमर गुड्स, महंगाई और बच्चों की बढ़ती स्कूल फीस पर खर्चा करते करते ये इंडस्ट्रीज तो कमा कमा कर अमीर से और अमीर होती चली गई, लेकिन आप कब 50 के पार हो गए आपको पता ही नहीं चला। और जो थोड़ा बहुत सेविंग आपके पास आज है भी, वो भी कहीं किसी बीमारी या इलाज में खर्च ना हो जाए, इस डर से न कभी आपने उसका यूज किया और ना ही अपने बच्चों को किसी क्रिएटिव या कुछ नया ट्राई करने के लिए इस्तेमाल करने दिया। और इसी वजह से आज आपका बच्चा भी इस एजुकेशन ट्रैप का हिस्सा है जिसमें कभी आप फंसे हुए थे। और फिर एक दिन आपको लगा कि यही जिंदगी है, शायद जीवन ऐसे ही जिया जाता है। लेकिन सच तो ये है दोस्त कि यही आप गलत हो। इस पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो। आप कुछ नया करो, क्रिएटिव करो, या इंडिपेंडेंट बनो, या फिर अमीर हो जाओ। लाखों रुपए पढ़ाई में लगाने के बाद भी आज आप 30 से 40 हजार रुपए की एक नौकरी के लिए दर दर भटकते हो। लेकिन उसके बाद भी आज भारत में बेरोजगारी की असली तस्वीर ये है।
लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि किसी को स्कूल या कॉलेजेस नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या फिर नौकरी करना सही नहीं है? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेट्स चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो प्रॉब्लम नौकरी करने में नहीं है, बल्कि खुद को अपग्रेड ना करना, अपने स्किल पर काम ना करना और सेम पैटर्न पे रहकर एक गरीब मेंटेलिटी के साथ जीते रहना, ये एक प्रॉब्लम है। और एक बात जान लो मेरे दोस्त, एक अच्छी और वेल्दी लाइफ आपका, मेरा और हम सबका हक है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम में से हम अपने काम की क्या चीज कैसे निकाल सकते हैं और कैसे इस आर्किटेक्चर के बेसिक्स को पकड़कर हम इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव बहुत पुरानी है और इसके गोल्स आज के जमाने की नीड्स से मैच नहीं करते। दिस इज ऑल आउटडेटेड नाउ। देखो दोस्त, बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमें इस अवधारणा को तोड़ना होगा कि अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या उसके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है या फिर उसके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, तो वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ये बात सही है तो फिर धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर नीरज चोपड़ा का हर एक अचीवमेंट झूठा है। हम में से हर एक के पास आज दो विकल्प हैं। एक कि सब कुछ इग्नोर करके जो जैसा चल रहा है वैसा उसे चलने दें, या फिर दूसरा विकल्प है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को और ज्यादा एक्सपोजर दें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ही कामयाबी का अकेला पैरामीटर नहीं है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो भी आपके पास कोई ना कोई और स्किल जरूर होगा जिसे आप कम से कम फीस में या फिर कभी कभी तो फ्री में सीखकर और बेहतर बना सकते हैं। और यकीन मानिए ये आपको सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ज्यादा पैसा भी देगा। आप अपनी उम्र के सबसे उत्कृष्ट साल जेईई, नीट या यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हो, लेकिन क्या आपने कभी अपने पैशन और स्किल्स को समझने या डेवलप करने के लिए कुछ महीने का ब्रेक लिया है? शायद नहीं। तो प्लीज अभी से ऐसा करने का प्लान कीजिए। आप पीछे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपको लगता है कि बीटेक या एमटेक की डिग्री हासिल करने से आपको एक बढ़िया जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने स्किल्स को और ज्यादा शार्प करना होगा। और इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ ऑनलाइन कोर्सेज इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसे सिखाने वाले आपके कोई रूढ़िवादी या फिर थ्योरेटिकल टीचर नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस फील्ड में अच्छा किया है बल्कि वो उसमें एक्सपर्ट भी हैं। और इसके लिए बस आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपोजर को इंटरनेट पर रिसर्च करना है। और आखिर में मुझे लगता है कि इस पूरे सिस्टम को हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति से बहुत कुछ अडॉप्ट करने की जरूरत है। जैसे किसी भी तरह की स्टडी को उसके लोकल लैंग्वेज में सिखाना, क्योंकि दुनिया भर की रिसर्च ये प्रूव करती है कि आप अपनी मातृभाषा में ज्यादा बेहतर तरीके से सोच या सीख सकते हो। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में आज के समय में भी बच्चे अपने लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश या कोई और भाषा तो बस उनके कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और उसे कभी भी सीखा जा सकता है। इसके अलावा क्यों ना हमारे पास अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स या खेल या क्रिएटिव स्टडीज को चुनने की पूरी आजादी हो, उसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि आने वाली जनरेशन अपने सबसे बेहतर रूप में दुनिया के सामने आ सके। लेकिन इन सब के लिए अगेन हम सबको मिलकर वोकल होना पड़ेगा। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्शन कैंपेन्स में, वोटिंग एजेंडा में इस सब विषय पर बात करनी पड़ेगी, ताकि सरकारें इस ओर ध्यान दें और आने वाला समय न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी एक उज्जवल भविष्य लेकर आ सके। और अंत में मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं एंड आई होप कि आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा, क्योंकि यकीन मानिए इस तरह की वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप अभी भी इस वीडियो के अंत तक टिके हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।